हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलो उसे शुरू करते हैं गाइस। और गाइस, नेक्स्ट पार्ट में विभूषण की एंट्री हो जाएगी लवंगची की लाइफ में, और उसके बाद वो एक एक करके सबसे बहुत ज़्यादा बदला लेगा। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते थे, विभूषण ने यहाँ पर लेंस के साथ बहुत सारे समझौते साइन कर लिए थे। उसने कभी भी उन समझौते के बीच में लवांगजी का जिक्र नहीं किया। यहाँ पर शिचन और जो हमारे चरण थे वो भी वेन के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा खोलने में बिल्कुल सही और एक दूसरे के साथ निभाने के लिए तैयार थे। जिन सेक्ट ही था जो चापलूसियाँ करता था वन सेक्ट की, बाकी के नी सेक्ट में नी मेंगजू के फादर की डेथ हो गई थी लड़ते लड़ते वन सेक्ट के खिलाफ। यहाँ पर पूरा क्लाउड रेसिस तबाह हो गया था और जियांग सेक्ट का भी कुछ नहीं बचा था। जियांग सेक्ट को पहले ये लोग बहुत अच्छे से दोबारा खड़ा करते हैं। विभूषण में इतनी ताकत नहीं थी क्योंकि उसकी कोर ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो अपनी ऊर्जा और यिन आयरन की हेल्प से जियांग सेक्ट को बहुत अच्छे से समृद्ध होने में, दोबारा खड़ा होने में पूरी मदद करता है। ये लोग ऐसे करते करते काफ़ी टाइम निकाल देते हैं। यहाँ पर विभूषण जो था वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचता था। उसके मन में एक ही ख्याल था कि वो वेन चाओ, वेन शू और वेन रोहान का पूरा गला काट दे। वो उन लोगों को जान से मार देगा। फिर वो सोचता था कि अगर वेन शू को बचाने में या वेन चाओ को बचाने में लवांगची सामने आया तो वो लवांगची को छोड़ देगा, वो स्पेयर कर देगा लवांगची की जान को, लेकिन बाकी सबको वो बहुत बुरी मौत मारेगा। जिस तरह से जियांग फेमिया और मैडम यू को तड़पा तड़पा के मारा गया था, फिर उनकी लाश को उन्हीं के सेक्ट के बाहर टांग दिया गया था। इतनी बेरहमी, जब एक माँ बाप की लाश को एक बच्चे देखते हैं, स्पेशली जंगछा, और जब अपने माँ बाप की लाश, जैसे कि वो अपनी माँ का लाडला था, उसने जब मैडम यू की लाश टंगे हुए देखी तो उसके दिल पे न जाने कितने घाव हुए होंगे। फिर उसने अपनी गोल्डन कोर भी खो दी थी। विभूषण ने उसे अपनी गोल्डन कोर दी। ये बात आज दिन तक जंगछा नहीं जानता। विभूषण ने अपनी गोल्डन कोर भी खो दी और बहुत कुछ खो दिया। अब वो पहले जैसा भी नहीं रहा था, क्योंकि एक इंसान जब दुख नहीं भोगता, ज़िंदगी में सब सुख होते हैं, उसके आसपास सारे लोग होते हैं, तब वो इंसान इतनी ज़्यादा सुख की अनुभूति करता है कि उसे दुनिया के दुख दर्द के बारे में पता ही नहीं होता। तब वो इंसान दिल से बहुत अच्छा होता है। लेकिन विभूषण ने अपनी नर्क जैसी सिचुएशन को भोगा था। अपनी ही आंखों के सामने उसने अपनी जान से भी प्यारे अंकल आंटी को खोया था, सारे सेक्ट्स की बर्बादी देखी थी, जंगछा को भी मरने की कगार तक जाते हुए देखा था। अब इतना सब कुछ सहने के बाद विभूषण नहीं रहा था। विभूषण बदल गया था। उस हीलिंग के टाइम पे जब वो बहुत बुरी तरह से गुजर रहा था ना अपने दुख से, ना खाने को ना ही पीने को, ना ही पहनने को, कुछ भी नहीं था उसके पास। उस हीलिंग की उन रिसेंटफुल वादियों के अंदर जहाँ पर सिर्फ मौत का तांडव होता था, उधर जब वो वहाँ रहा तो उसे पता चला कि भूख क्या कहते हैं, एक परिवार का उजड़ जाना कैसे होता है। यहाँ पर ना ही उसके पास कोई उसे रात में जब वो डर के सोता था कोई सहलाने वाला था, ना ही उसके डर को संभालने वाला था। माँ बाप जैसे अंकल आंटी भी गुजर गए थे। उसका अच्छा दोस्त था लंजा, उसने भी वेंचाओ से शादी कर ली, उस इंसान से जिसने उसके अंकल आंटी को मार कर पूरे लोटस फायर में उनकी बेइज्जती करने के लिए उन्हें टांग दिया था बाहर। कितना अजीब लगता है ना, जिस अंकल आंटी को बचपन से माँ बाप की तरह उन्होंने हमें प्यार दिया, डांटते भी थे, लेकिन उनकी लाश टंगी हुई देखना। और जंगछा के लिए तो वो इम्पॉसिबल था। जंगछा के लिए उसकी मॉम ने हर चीज़ पॉसिबल की, जीडियान तक उसे अपने बेटे को उतार के दे दी। क्या क्या नहीं किया। बचपन से उसकी मॉम जंगछा के लिए हर चीज़ करती थी। इवन जियांग यानली से भी चीज़ें लेकर वो जंगछा को दे देती थी। ऐसी माँ जो अपने बेटे से भरपूर प्यार करती हो, जब उसकी लाश टंगे हुए उन्होंने जियांग मेंशन के बाहर देखा होगा, क्या बीती होगी उन लोगों के दिलों पे। जंगछा कभी वो चीज़ नहीं भूल पाया और उसके अंदर नफ़रत इतनी भर गई। पहले ही वो थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का इंसान था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वो विभूषण को बहुत पसंद करता था, लेकिन अब उसके मन में ये आ गया था कि विभूषण अगर नहीं होता तो हो सकता है उसके माँ बाप आज ठीक स्थिति में होते, उसके माँ बाप के अंदर इतना कुछ नहीं हुआ होता। अगर वो कभी जियांग सेक्ट पढ़ाई के लिए लेंसेक्ट गए ही नहीं होते, ना ही वो लवांगची और
वेंचोउ से वहाँ मिले होते तो शायद ये सब चीज़ें नहीं होती। उसके मन में बहुत सारी चीज़ें थी और रह रह के उसका मन, उसका दिल, उसकी आत्मा रोया करती थी। वो मन में ये सोचा करता था कि ऐसा क्यों हुआ, उसका खेलता हंसता परिवार क्यों उजड़ गया, क्या बुरा किया था उन लोगों ने लोगों का। एक चीज़ थी जो लैंसेट जाने के बाद उसे हमेशा खली, जो उसका प्यारा सा भाई था वेवोशन। उसकी जो अटेंशन थी वो पहले जंगचा के लिए थी, जंगचा के साथ घूमना हर जगह और मौज मस्ती करना। वो अटेंशन कहीं बदल गई थी। लवांगची ने उन सारी अटेंशन पे कब्जा कर लिया था। वेवोशन वहाँ जाने के बाद लवांगची के आगे पीछे ही घूमता था, जिसे देख के जंगचा को बुरा लगता था, क्योंकि जंगचा ने बचपन में अपने प्यारे लाए हुए कुत्ते तक यहाँ पर वेवोशन ढंग से रह सके तो उसने उन्हें घर से निकाल दिया था। जंगचा भी बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था, ज़्यादातर किसी से घुलता मिलता नहीं था। वेवोशन की वजह से ही उसके बहुत सारे दोस्त बने थे और वो हमेशा वेवोशन को अपने साथ चाहता था। एक पॉजिटिव इंसान की तरह उसे लगता था कि वेवोशन बचपन से उसके साथ पला बड़ा है और यहाँ पर वेवोशन पे सबसे पहला हक उसका है। वेवोशन के साथ रहने का, उसे अपना राइट हैंड बनाने का संपूर्ण हक है उसे। लेकिन वो ये भूल गया कि एक इंसान दूसरे इंसान की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। वेवोशन की अपनी पसंद थी, वो जिस मर्जी को चाहे दोस्त बना सकता था। जंगचा को ये लगता था कि वेवोशन अगर लवांगची से दोस्ती ना करता तो आज के दिन अलग ही होते, ना ही वो लवांगची के पछड़े में पड़ता और ना ही वेंसेक्ट उन्हें बर्बाद करता। लेकिन वो ये चीज़ भूल गया कि वेंसेक्ट का मेन मकसद ही लोगों को हार्म पहुंचाना था, नुकसान करना था दुनिया का, और उस पे ही वो अपनी जगह की नींव रखना चाहते थे। लेकिन दूसरे का बुरा करके दूसरे के घर पे तबाही लाकर कोई इंसान अपना घर नहीं बसा सकता। लाशों के ढेर पे और दूसरे के टूटे मकान पे अपना घर नहीं बनता। उसके लिए हमें बिल्कुल समतल जगह चाहिए होती है, प्लेन जगह जहाँ पर कोई भी पुरानी चीज़ों के अंश ना हो। इसलिए दूसरों के उजड़े हुई चीज़ों पे अपने सपने संजोकर नहीं जिया जा सकता। ये चीज़ भूल जाता था जंगचा कि वेंचोउ वगैरह ने एक सेक्ट को ही नहीं बल्कि बाकी सभी सेक्ट को तबाह किया था। उसका गुस्सा भी जायज़ था। वेवोशन यहाँ पर सबके साथ अलायंस बना रहा था। नी मिंगजो को उसके साथ अलायंस बनाना पसंद इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वेवोशन ने अब तलवार अपने साथ रखना त्याग दिया था। जितने भी कल्टीवेटर वर्ल्ड के लोग होते थे उनकी तलवारों से उनकी पहचान होती थी। दूर से ही तलवार देखकर इंसान ये समझ जाता था कि आखिर ये कल्टीवेटर कौन सा है। लेकिन वेवोशन का ये तरीका कि वो अपने पास सिर्फ एक बांसुरी रखता है, ये नी मिंगजो को पसंद नहीं आता था। वो कभी नहीं चाहता था कि उनका ऐसा इंसान उनकी चीज़ों को लीड करे जो अपने पास तलवार भी नहीं रख सकता। एक योद्धा कहाँ के योद्धा जब उसके पास तलवार ही ना हो। लेकिन वो सारे एक चीज़ से महरूम थे। उन्हें ये नहीं पता था कि वेवोशन तलवार रखना उसका शौक़ नहीं, मजबूरी थी कि वो नहीं रख सकता था, क्योंकि उसे दुख लगता था। वो ज़्यादा देर तलवार को पकड़कर उसे नहीं चला सकता था। उसकी आध्यात्मिक एनर्जी यानी कि गोल्डन कोर अब उसके पास थी ही नहीं। जो बची कुची शक्ति थी उससे वो लड़ता था, लेकिन उसका शरीर अंदर से बहुत कमज़ोर हो गया था। जब हम अपने कोई बहुत इम्पोर्टेंट अंग शरीर का किसी को दे देते हैं, जैसे कि किडनी, आँखें, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं असर करती हैं। जैसे एक बॉडी में प्रॉपर सिस्टम भगवान ने बनाया है, लेकिन अगर हम उसमें से कुछ निकाल कर किसी और को दे देंगे तो हमारे फंक्शनिंग, हमारे के बाकी के पार्ट्स में भी उसका बहुत असर होगा और बाकी की चीज़ें जल्दी से फेल करने लगेगी। यही साइंस का नियम है और कुदरत का भी। उसी तरह से वेवोशन ने जब अपनी गोल्डन कोर जंगचा को दे दी तो उसका सर्वाइवल, उसका जल्दी से हील होना इम्पॉसिबल था। और ये चीज़ वो दूसरों को कैसे समझाए? वो तो दानी है ना, उसने तो दान कर दी, लेकिन क्या वो लोगों को पकड़ पकड़ के ये बताएं कि मैंने जंगचा पे एहसान किया, मैंने मैडम यू और अंकल जियांग का सारा कर्ज उतार दिया? नहीं, वो ऐसा नहीं था। इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर वो सबके साथ अलायंस बनाता था। यहाँ पर तो जो हमारा न्यू सिंह होता था, तलवार तो वो भी नहीं उठाता था, लेकिन उसके ब्रदर उसे अक्सर डांटा करते थे। लेकिन क्या तलवार उठाना ही सब कुछ है? न्यू सिंह का पॉलिटिकल माइंड बहुत तगड़ा था। उसी तरह से जिन गुआंगयाओ की तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि चाल चलना, अपने आप को दूसरों से बचाना बहुत अच्छी थी।
यहाँ पर हमारे शेचनग भी तलवारबाजी में नंबर 1 सेक्ट के इंसान थे। नंबर 1 पे आया करता था लेंसेक्ट तलवारबाजी में, एजुकेशन में, म्यूज़िक के बारे में। यहाँ पर वेवोशन अपनी ही धुन पहले ही उसने जनरेट कर दी थी और उसे इन्वेंट करने के बाद वो हमारे लेन शिचेन से बहुत सारी चीज़ें सीखने लगा था, जैसे कि क्लेंजिंग म्यूज़िक, क्योंकि अब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी। मेडिटेट करने पे भी उसे वो शांति नहीं मिलती थी जो उसे शांति चाहिए थी, इसलिए वो चिरन के साथ मिलके क्लेंजिंग म्यूज़िक सुना करता था। जब भी वो चीज़ों को सुनता था उसे ऐसा लगता था कि अगर लवांगची होता तो ज़रूर उसकी मदद करता, बिना किसी स्वार्थ के यहाँ ज़रूर होता। वहाँ पर लवांगची की कंडीशन बहुत बुरी थी। अब उसे प्रसव का टाइम आ जाता है, दैट मीन्स डिलीवरी का टाइम, और वो अपने बच्चे को जन्म देता है। यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा लवांगची था ना, उसने एक क्यूट सी ओमेगा बेटी को जन्म दिया था। ओमेगा बेटी को उसने जन्म तो दिया, लेकिन वहाँ पर उसे बहुत रोना आता था। यहाँ पर उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वेंचिंग बार बार जाकर गुहार लगाती है पूरे वेंसेक्ट से कि उसके प्रसव का टाइम था, पर किसी ने भी उसके लिए ना ही इंपीरियर हीलर भेजा और ना ही कोई डॉक्टर भेजा। वेंचिंग और वेनिंग और बाकी के 1-2 छोटे मोटे सर्वेंट ने मिलके ही लवांगची का प्रसव टाइम यानी कि डिलीवरी टाइम पूरा किया और उस बच्ची को सुरक्षित बचा लिया। लवांगची जिसे खाने के लिए ढंग से पानी, दूध, खाना कुछ भी नहीं मिलता था, वो बहुत कमज़ोर था, बच्चे को प्रॉपर दूध पिलाने में असक्षम था, यानी कि नहीं पिला पा रहा था। और यहाँ पर वो गुहार लगाता है वेंचिंग से कि वो बाकी से कहकर, वेन चाओ तो उसकी तरफ देखना भी छोड़ चुका था, वेन रूहान भी और शुयंग भी, और ना ही कोई वहाँ आता था। हाँ, बच्चे का सुनकर वेनशु वहाँ पर आता है और वो वेनशु से डिमांड करता है कि उसके लिए प्लीज़ कुछ भी करके दूध का इंतज़ाम कर दें, बच्चा भूखा है। वेनशु यहाँ पर लवांगची को इस स्टेट में देखता है और वो लवांगची से कहता है, ठीक है, तुम्हें ठीक होने में लगभग कितने दिन लगेंगे। लवांगची यहाँ पर उसे बोलता है, मुझे ठीक होने में लगभग 30 से 35 या 40 दिन लग जाएंगे। वो अभी भी बहुत कमज़ोर था। वेंशु यहाँ पर लवांगची की मदद करता है और वो उस बच्चे के लिए भर भर के और लवांगची के लिए भी दूध भेज दिया करता था, और वो लवांगची के लिए अच्छा फ्रूट्स, अच्छा खाने की चीज़ें भेज रहा था। वो लवांगची के गालों को हाथ लगा के कहता है, मुझे तुम्हारा ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं, खाओ और अच्छे से तंदुरुस्त हो जाओ, तुम कितने कमज़ोर हो गए हो, ज़रा खुद को देखो। लवांगची को ऐसा लगता है शायद इन भूखे भेड़िए और वेंस के बीच में कोई एक इंसान है जो उसकी परवाह करता है। सच में पहली बार किसी ने उसके लिए इतनी नरमी दिखाई और उसके लिए कंसर्न दिखाया, यहाँ तक कि जिससे उसे लगता था जो उसके बच्चे के पिता हो सकते थे, वेन रोहान, शुयंग और वेन चाओ, वो तो उसे देखने भी नहीं आए। और यहाँ जो हमारा लवांगची था, उसे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट इन कमीनों के बीच में एक इंसान तो है जो उसे देखने आया। यहाँ पर पूरे 1 महीने तक वांगची को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है, उसे पहनने के लिए अच्छे अच्छे नए कपड़े, उसे साफ़ करने के लिए नई नई चीज़ें मिलती हैं और खाने की कोई कमी नहीं होती। और यहाँ पर वो अपनी प्यारी सी बेटी का नाम रखता है। वो अपनी बेटी का नाम अपनी पूर्वज के नाम पे रखता है, लेनी। उसे ये ईयर बहुत पसंद आती है क्योंकि वहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ईयर कह के बुलाते हैं, जिससे वो लव्ड वंस, क्लोज वंस लगते हैं। वो ईयर को बहुत पसंद करता था। उसकी लेनी उसके लिए सब कुछ थी, उसकी छोटी सी दुनिया, जिसकी हंसी मुस्कुराहट को देखकर वो बहुत खुश हो जाया करता था, जिसको जल हल्का सा भी जुकाम खांसी देखकर उसको चिंता बढ़ जाया करती थी। यहाँ पर धीरे धीरे वक्त बदलता है और हमारी लेनी बहुत बड़ी होती है, मतलब कि 2-3 माह बड़ी हो जाती है। लवांगची भी पहले से रिकवर हो रहा था, उसकी बॉडी अब तंदुरुस्त हो गई थी, उसके खाने पीने के लिए बहुत अच्छे से सामान आता था, दूध, लस्सी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी और उसे माइल्ड खाना दिया जा रहा था ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। अब तो लवांगची का थोड़ा बहुत अपना दूध भी आता था, लेकिन बाकियों के मुकाबले उसका अपना दूध इतना ज़्यादा नहीं बनता था। वो क्योंकि उसे जब उसका प्रेगनेंसी का टाइम था, उसे खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं मिली थी। लवांगची बेबी ईयर को लेकर
अक्सर अपने कोर्टयार्ड में घूमता रहता था और वहाँ वो बहुत क्यूट लगता था। उस छोटी सी बच्ची की हंसी उसके चेहरे पे रौनक ले आती थी और उसे ऐसा लगता था कि जैसे इस ओमेगा बच्ची ने उसकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर दिया है। वो अक्सर ईयर को लेकर कभी फूल दिखाता, कभी कुछ करता। ईयर अब 2 से 3 महीने की हो गई थी। वो अपनी प्यारी सी मदर को देखकर बहुत खुश हुआ करती थी। वो भी लवांग जी की चीक्स को छेड़ती थी जब भी लवांग जी उसके चीक्स को छेड़ता था, और वो लवांग जी के चीक्स पे किस्से भी करती थी। लवांग जी ने उसे सिखाया हुआ था। लवांग जी ने उसे मदर बोलना भी सिखाया, लेकिन वो अभी बहुत छोटी थी, अभी नहीं सीख सकती थी। वो वांग जी को देखकर गूं गूं करके उसे बुलाने की कोशिश करती थी, कभी अपना अंगूठा चूसती थी। लवांग जी अक्सर उसे कहा करता था, ईयर ऐसे नहीं करते, और वो आराम से ईयर को अपने सीने से लगाकर ही घूमता रहता था। लवांग जी जब नहाने जाता था तब यहाँ पर हमारी वेंचिंग उसका ख्याल रखती थी। वो बिना वेंचिंग के कहीं भी खाने या वॉशरूम नहीं जाता था जब तक उसका बच्चा यहाँ पर उसकी नज़रों के सामने ना हो, या फिर वो वेंचिंग को ना या वेंडिंग को ना पकड़ा दे। वो कहीं भी इधर उधर नहीं जाता था। वेंचिंग वेंडिंग यहाँ पर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। इधर धीरे धीरे वक्त बदलता है और बच्ची उसकी 6 महीने की हो जाती है। 6 महीने की बहुत क्यूट बच्ची थी। लेकिन यहाँ पर एक रात खबर आती है कि वेंचाओ की मिस्ट्रेस भी प्रेग्नेंट है और वो किसी और पे यकीन नहीं करता। तो उसने सारे जितने भी वहाँ के इंपीरियर हीलर थे उन्हें बुला लिया था। वहाँ पर वेंचिंग और वेंडिंग को भी बुला लिया जाता है। यहाँ पर बहुत बारिश आ रही थी और जो वेंचाओ की मिस्ट्रेस थी वो बहुत ज़्यादा पेन में थी। उसकी वजह से सबको बुला लिया जाता है कि कोई भी कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। और लवांग जी यहाँ पर अकेला था। बहुत बारिश, सब कुछ हो रहा था, और वेंचाओ की वजह से, क्योंकि वेंचाओ वहाँ दूर था, तो आज वांग जी के यहाँ पर कोई खाने पीने का सामान भी नहीं आ पाया था। वांग जी बहुत ज़्यादा चिंतित था। बच्चा भूखा था, बारिश और सारा माहौल बिल्कुल अलग था, जिसकी वजह से बच्चे को बुखार आ रहा था। लवांग जी मन में सोचता है, आखिर अगर वेंचिंग नहीं आई तो बच्चे को खाना कैसे मिलेगा। यहाँ पर लवांग जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। लेकिन तभी उसे आहट सुनाई देती है कि बाहर कोई आया है। वो देखता है कि वेंचू आया होता है और वेंजूलियो भी उसके साथ होता है। वेंचू यहाँ लवांग जी से पूछता है, लवांग जी तुम कैसे हो, बेबी ईयर कैसी है। लवांग जी मुस्कुराता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। बेबी ईयर का आज खाना नहीं आ पाया। सुबह से वेनिंग यहाँ पर वेंचाओ की कॉन्केनबाइन के लिए लगे हुए हैं। उसको भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही थी, तो आज मेरे लिए कोई भी खाना नहीं लाया। यह वेंचाओ बड़े प्यार से ईयर को कहता है, मुझे अपनी गोदी में लेने दो। यहाँ पर लवांग जी मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से ईयर को किसी की गोदी में दे देता है। वेंशु यहाँ पर अक्सर ईयर से मिलने खेलने आ जाया करता था, इसलिए लवांग जी को कोई डर भी नहीं था। लेकिन वो अचानक से ईयर को देखता है मुस्कुराते हुए। ईयर भी उसके पास उसके कपड़े खींच रही होती है। वो बड़े प्यार से ईयर को देखता है और वो यहाँ पर वेंजुलियो को कहता है, तुम ईयर को जाओ बाहर घुमा लाओ, मुझे वांग जी से कुछ बातें करनी है, और जाते हुए गेट बंद कर देना। वांग जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में था। ईयर थोड़ी सी पीली थी और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बीमार भी थी। यहाँ पर वेंजुलियो ऐसे ही करता है। वांग जी रुकता है तो वेंशु उसे बंद कर देता है और कहता है, नहीं मुझे कुछ बात करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर ईयर का चेहरा बहुत ही ज़्यादा पीला पड़ा हुआ था, बुखार उसे आ रहा था और वो रो भी रही थी। लेकिन वेंजुलियो बड़ी बेरहमी से ईयर को बाहर ले जाता है। यहाँ पर लवांग जी कहता है, क्या बात हो गई, आपको क्या बात करनी है। तो वेंशु यहाँ पर कहता है, मैंने वेंजुलियो को जान के बाहर भेज दिया। एक्चुअली लवांग जी, वो लवांग जी के गालों को टच करता है और कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुमने सबको खुश किया है, आज मुझे खुश नहीं करोगे। लवांग जी पलक झपकाते ही देखता रह जाता है कि वो क्या कहना चाहता था। वेंशु कहता है, तुम्हारे बच्चे का सारा देख रेख पिछले इतने टाइम से मैं अपने यहाँ से अपने खजाने से पे कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जो बच्ची है छोटी सी, उसे कुछ हो जाए, तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। और तुम जानते हो वेंजुलियो के हाथ में
कोर मेल्टिंग पावर है। अगर उसने तुम्हारी बच्ची को तकलीफ़ दी तो तुम्हारी बच्ची इतनी छोटी है कि अगर उसने उसकी कोर मेल्ट कर दी तो वो बच नहीं पाएगी। तो सोच लो, तुम्हारा डिसीज़न है, बच्ची को मारना चाहते हो या फिर अगर तुम दूसरों के साथ एंजॉय कर सकते हो तो मेरे साथ भी सही। लवांगची यहाँ रोते हुए कहता है, पर मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान मानता था। वेंचू कहता है, मैं अच्छा हूँ तो सही, देखो ना, बिना कोई तुम्हारे साथ कुछ किए मैंने तुम्हारे लिए खाना भेजा, तुम्हारे बच्चे के लिए भेजा। अब तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं अपने खजाने खाली कर दूँ और तुमसे कोई फेवर भी ना लूँ? तुम कितने बेवकूफ़ हो। आखिर भला कोई अल्फ़ा किसी ओमेगा को बिना किसी चीज़ के फेवर देगा क्या? और वैसे भी तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो। देखो, अगर तुम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं करोगे और अपनी मर्ज़ी से मुझे खुश नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारा बच्चा नहीं मिलेगा। फिर देख लेना आसपास की किसी मिट्टी में गड़े हुए अपनी ईयर को। लवांगजी, जो कि ईयर से बहुत अटैच था, वो रोने लगता है। वो वेंचू के पैर पकड़ लेता है कि प्लीज़ ये सब मत करो, मैं बहुत दर्द झेल चुका हूँ। लेकिन वेंचू उसका चेहरा उठाते हुए उसे कहता है, वांगची, आज मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, जैसे कि मेरे पिता ने की या शुयंग ने की या फिर वेंचाओ। मैं चाहता हूँ तुम अपनी मर्ज़ी से मुझे खुश करो। तुम जितना मुझे आज खुश करके यहाँ से भेजोगे, तुम्हारी बेटी की सांसें उतना ही चलेंगी, तुम्हें खाने पीने को मिलेगा, कपड़े, ये सब जो तुमने पहना हुआ है वो मेरी ही देन है, भूलना मत। अगर तुम मुझे आज खुश नहीं कर पाए तो अपनी बच्ची को भी भूल जाना और कल से तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम जैसी होगी। देखो बाहर कितनी सर्दी है, जल्दी से काम पे लग जाओ, वरना तुम जानते हो ज़्यादा देर अगर बच्चे को बाहर रखा तो निमोनिया पकड़ लेगा और फिर मैं चाहूँ भी या ना चाहूँ उसे कुदरत तुमसे छीन लेगी। वांगजी रोता है, उसे पता था अब उसे क्या करना है, वो बहुत रोता है, लेकिन उसकी अब कोई सुनने वाला नहीं था, तो वो धीरे धीरे अपने कपड़ों को खुद ही उतार देता है। यहाँ पर वेंचू कहता है, आज रात तुम्हें मुझे खुश करना होगा, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, तुम्हें खुद से मुझे एंटरटेन करना होगा। यहाँ पर वांगजी समझ गया था कि वो उससे क्या चाहता है। वो उसी तरीके से वो खुद से इनिशिएटिव लेके वेंचू के साथ रोमांस करता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वेंचू उससे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करता, लेकिन आज उसे घिन आ रही थी। हर बार उसके साथ जो भी हुआ वो ज़बरदस्ती हुआ, लेकिन आज पहली बार अपनी विल से उसे ये चीज़ें करनी पड़ रही थी जो उसे बिल्कुल मौत जैसी लग रही थी। पर उसका बच्चा जितनी देर बाहर रहेगा उतनी देर उसका बच्चा बीमार पड़ेगा। यहाँ पर दिल पे पत्थर रखते हुए, अपनी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड करते हुए लवांगची ने आज पहली बार चीज़ों को किया, पहली बार खुद से चीज़ों को किया। उसका मन नहीं था, उसका मन मर गया था, बिल्कुल लाश जैसा हो गया था, लेकिन अपने बच्चे के लिए एक इंसान, एक माँ क्या क्या नहीं करती। लवांगची ने भी आज ये चीज़ें झेल ली। आज से पहले उसने वीइंग या दूसरों के लिए चीज़ें झेली थी। आज पहली बार उसे बहुत रोना आता है अपने बच्चे के लिए। उसे डर था, उसका बच्चा ओमेगा है, इनमें से कमीनों की किसी की नज़र पड़ी, गंदी नज़र होने पे उसके बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है और वो रिस्क नहीं ले सकता। हर कोई जानता था कि किस बेरहमी के साथ जियांग फैमिया जंगछा की कोर मेल्ट कर देगी। जियांग फैमिया और मैडम यू को इसी कमीने वेंजुलियो ने टांगा था। यहाँ पर लवांगची भी ये चीज़ें जानता था, इसलिए लवांगची अपोज नहीं कर पाया। कर भी कैसे सकता था, उसे डर लगता था अगर इस नन्ही सी जान को कुछ हो गया तो। उस दिन यहाँ पर वेंचू ने लवांगची से फोर्स तो नहीं किया, लेकिन सब जानते हैं कि उसने लवांगची को वो चीज़ों के लिए मजबूर ज़रूर किया था। रोते हुए वांगची ने उसे बहुत प्लेजर दिया। पहले प्लेजर के बाद वेंचू ने बोला अभी उसे मज़ा नहीं आया है, एक और राउंड वो चाहता है, और इस तरह से उसने 2 राउंड वांगची से खूब मज़े लुफ्त उठाए और उसके बाद वो वांगची को वहीं बेड पे छोड़ गया। वेंजुलियो ने यहाँ पर इशारा किया और वेंसक के बहुत सारे लोग कमरे में खाना पीना और दूध वगैरह की सहूलियतें प्रोवाइड कर चुके थे और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और बेबी को भी वहाँ पर दे दिया जाता है। बेबी को यहाँ पर वेंजुलियो ने दवाई भी पिला दी थी,
जिसकी वजह से उसका बुखार, जो कि कभी चढ़ रहा था और कभी उतर रहा था, वो ठीक हो गया। लवांग जी ने उस दिन बेबी को अपने हाथ में लिया। बेबी ईयर के हाथ में लेते ही वो बहुत रोया, लेकिन उसने बेबी ईयर को, जब उसने देखा कि मंजूलियो ने बताया, उसने दवाई दे दी है, उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और उसे दूध भी पिलाया। उसने वहाँ पर बैठे हुए खाने को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उस दिन उसका खाना जो था वो उसकी, सच में उसके एक एक चमड़ी को नोच कर निकाला गया था। हालांकि वो खाना उसे बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, लेकिन वो अगर अपनी तबीयत ख़राब कर लेगा तो वो बच्चे के लिए कैसे जिएगा। आज उसकी ईयर उसके लिए सब कुछ थी। मजबूरन में उसे वो खाना खाना पड़ा। वो रोते रोते खाना खाता है और वो मन में सोचता है, अगर कभी उसे मौका मिला रिवेंज का, तो वो इन लोगों को तड़पा तड़पा के रिवेंज लेगा। वो इन लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। इन लोगों ने उसे खून के आंसू रुलाया है। ऐसे ही उसका टाइम बीतता जाता है। अब लवांगची को यहाँ पर रहते हुए काफ़ी टाइम बीत चुका था, लगभग 3 से 4 साल। अब उसकी जो बच्ची थी वो पैरों पे भी चलने लगी थी, बहुत क्यूट सी थी, बहुत प्यारी सी। और यहाँ पर जो हमारा लवांगची होता है ना, वो यहाँ से भागने की तरकीबें सोच रहा था। देखते हैं गाइस, वो यहाँ से भाग पाएगा या नहीं, कोई उसकी मदद करेगा या नहीं। और यहाँ पर विभूषण भी वेंसेक्ट पे हमला करने के लिए पूरी तरीके से सज्ज था। देखते हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या, कैसे, कब ये दोनों मिल पाएंगे, और क्या लवांगची को देखकर विभूषण यहाँ पर चीज़ों को समझ पाएगा या नहीं। लवांगची की कंडीशन जानने के बाद उसका रौद्र रूप कोई संभाल पाएगा या नहीं। किस तरह से वो लोगों को जान से मार देगा जब उसे पता चलेगा इन लोगों ने लवांगची के साथ क्या किया है। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। और गाइस, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, वही जिनका देहांत हो गया है, उन्हीं की फ्रेंड को जो उनका पति छेड़ रहा है, उसने उन पे हमला भी कर दिया, क्योंकि वो उसे शादी के लिए नहीं हाँ भर रही, और वो धमकी भी दे चुका है रेप की। मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसी कंडीशन में आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, और अगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही तो वहाँ वीडियो बनाएं और उसे ऑनलाइन डाल दें कि किस तरह का कानून है, किस तरह की व्यवस्था है। जब थू होगी तो अपने आप पुलिस एक्शन लेगी। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों में देरी ना करें। फिर पुलिस भी कहती है कि आपने टाइम रहते हमें बताया नहीं, तो जाके पुलिस कंप्लेन कर दें, क्योंकि वो इंसान आपको आज एक बार हार्म कर चुका है और आपके कंधे पे उन्होंने वार किया है, आगे भी वो आपको हार्म करेगा। तो प्लीज़ एक बार जाएं पुलिस के पास और कंप्लेन लिखवा दें, ताकि आपके पास रिटर्न में प्रूफ हो। अगर वो आपको रेप की धमकी दे रहा है तो ये चीज़ भी जाकर आप पुलिस स्टेशन में लिखवा दें। भगवान ना करे कुछ बुरा हो जाए तो उसके बाद कम से कम उस इंसान को जेल तो होगी। आज आप कमज़ोर पड़े रहेंगे तो उस इंसान की हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए प्लीज़ बोल्ड बने और स्टेप उठाएं। और अगर आपकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट के पहले दरवाजे खटखटाएं। गवर्नमेंट नहीं कर रही, आसपास का कोई नेता होगा, कुछ होगा, उससे मदद लें। पुलिस वाले अपने आप उनकी चापलूसी करेंगे और काम कर डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।